पिछली वीडियो में हमने पदार्थ क्या है, पदार्थ किससे बना है, पदार्थ के कणों के बारे में अध्ययन किया, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में जाना। आज हम पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे कि पदार्थ अपनी अवस्था में परिवर्तन कैसे करता है। हमारा टॉपिक है पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है। हमारे मन में एक प्रश्न है कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था में परिवर्तन कर सकता है? हाँ, पदार्थ अपनी अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। अर्थात पदार्थ, किसी भी पदार्थ में ताप दिया जाए तो उसकी अवस्था परिवर्तित हो सकती है। अगर यदि उसको दाब दिया जाए तो उसकी अवस्था परिवर्तित हो सकती है। तो इस वीडियो में हम ताप परिवर्तन का प्रभाव पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम ताप परिवर्तन प्रभाव पढ़ेंगे। अर्थात किसी ठोस पदार्थ में तापमान देने पर वह द्रव अवस्था में चेंज हो जाता है। द्रव अवस्था में क्यों चेंज हुआ? कोई पदार्थ, कोई ठोस पदार्थ है, उसको तापमान दिया गया तो द्रव अवस्था में क्यों चेंज हो गया? क्यों? क्योंकि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा, पिछले वीडियो में पढ़ा कि कोई भी पदार्थ है, इनके अणु में एक आकर्षण बल होता है। आकर्षण बल होता है और ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, बॉन्डिंग होते हैं। ठोस पदार्थों में तो आकर्षण बल बहुत अधिक होता है जब इनको ताप दिया जाता है। हमने पिछली वीडियो में देखा कि जब तापमान बढ़ता है, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे पदार्थ के जो अणुओं की गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। तापमान बढ़ने के साथ साथ पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो जब ठोस अवस्था में तापमान दिया गया तो इनके अणु गतिशील हो गए, थोड़ी इनकी बॉन्डिंग ढीली पड़ी और ये द्रव अवस्था में थोड़े बहने का गुण आ गया, ये द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गया। ठीक इसी तरह द्रव अवस्था में जब तापमान दिया गया तो इनके अणु वैसे पहले से ही ठोस की अपेक्षा थोड़े ढीले रहते हैं, इनके अणु थोड़े दूर दूर रहते हैं और जब इसमें तापमान मिला तो इनके अणु और दूर दूर हो गए, गैसीय अवस्था में चेंज हो गए। तो पदार्थ में ताप देने पर ठोस से द्रव अवस्था में चेंज हो जाता है, द्रव को पदार्थ तापमान देने पर वो गैसीय अवस्था में चेंज हो जाता है। ठीक उसका उल्टा अगर किसी गैसीय पदार्थ को ठंडा करें, ठंडा करने पर वो द्रव अवस्था में चेंज हो जाता है। जैसे जब हम घरों में भोजन पकाते हैं तो वाष्प निकलती है तो हम ढक्कन रख दें उसके ऊपर, तो देखा होगा ढक्कन के ऊपर ढेर सारा पानी रहता है। तो वो पानी कहाँ से आता है? वो पानी जो हमारा वाष्प है वो ठंडा होकर उसी के ऊपर इकट्ठा हो जाता है। तो गैसीय अवस्था को ठंडा करने पर द्रव अवस्था में चेंज हो जाता है और द्रव अवस्था को ठंडा करने पर वो ठोस अवस्था में पुनः चेंज हो जाता है। अर्थात यह प्रक्रिया रिसाइकिल हो सकती है। ठोस से द्रव अवस्था में भी कोई पदार्थ चेंज हो सकता है, द्रव से गैसीय अवस्था में, फिर उसको ठंडा करने पर हम द्रव अवस्था में चेंज कर सकते हैं, फिर द्रव अवस्था पदार्थ को ठंडा करके हम ठोस अवस्था में चेंज कर सकते हैं। गलनांक, जिस निश्चित ताप पर, गलनांक क्या होता है? जिस निश्चित ताप पर ठोस पदार्थ ऊष्मा ग्रहण करके, कोई भी ठोस पदार्थ ऊष्मा ग्रहण करके पिघलता है उस ताप को हम गलनांक कहते हैं। कि जिस निश्चित ताप पर कोई भी ठोस पदार्थ ऊष्मा ग्रहण करता है और ग्रहण करके वो पिघल जाएगा, द्रव में पिघल जाता है, वह उस ठोस का गलनांक कहलाता है, उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। इनका हर पदार्थ का गलनांक, हर शुद्ध पदार्थ का गलनांक निश्चित होता है। बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है, बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है। क्वथनांक, अब क्वथनांक क्या है? जिस निश्चित ताप पर कोई भी द्रव ऊष्मा ग्रहण करके, जिस निश्चित ताप पर कोई भी द्रव ऊष्मा ग्रहण करके उबलता है और उबलने के बाद वाष्प में परिवर्तित होता है। जिस निश्चित ताप पर, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, जिस निश्चित ताप पर कोई भी द्रव ऊष्मा ग्रहण करके उबलता है और उसके बाद वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, वह उस पदार्थ का, वह निश्चित ताप उस पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। वह निश्चित ताप उस पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। जल, जैसे हम घरों में पानी उबालते हैं, देखा होगा कुछ समय बाद हमारा पानी उबलने लगता है, उबलने के बाद ढेर सारी वाष्प निकलने लगती है। तो जो जल का क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस, अर्थात हमारा जल का जब तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो वो उबलने लगता है और वाष्प में चेंज हो जाता है। अच्छा, एक बात आती है वाष्पीकरण और क्वथनांक। वाष्पीकरण क्या है और क्वथनांक क्या? अक्सर बच्चे इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसके सही अर्थ को समझ भी नहीं पाते हैं कि वाष्पीकरण क्या है। वाष्पीकरण में भी जो है जल है वो वाष्प में चेंज हो जाती है और क्वथनांक में भी जो जल है वो वाष्प में चेंज हो जाती है। तो दोनों में अंतर क्या है?
उन दोनों में अंतर क्या है? तो आपने देखा होगा वाष्पन हमारे सभी जगहों से होता है, हमारे नदियों से, समुद्रों से, तालाबों से, पेड़ पौधों से वाष्पन होता है। लेकिन क्या आपने देखा है नदियों का जल उबलता है? क्या नदियों का जल कभी खौलते हुए देखा आपने? क्या पौधों की पत्तियों के ऊपर की वाटर को, जल को खौलते हुए देखा आपने, उबलते हुए देखा है? नहीं ना, वो नहीं उबलता है। लेकिन क्वथनांक, जब घरों में हम जल उबालते हैं और तापमान मिलने पे वो उबलने लगता है, उसके बाद वाष्प में चेंज होना, वो उस जिस ताप पर कोई भी जल उबलेगा, ताप देने पर, जब बाहरी ताप देने पर कोई भी जल या कोई भी द्रव उबलेगा, उसके बाद वाष्प में चेंज होगा, वो उस द्रव का क्वथनांक कहलाएगा, वह उस द्रव का क्वथनांक कहलाएगा। लेकिन वाष्पीकरण में ऐसा नहीं होता है, जिसमें उबलना आवश्यक नहीं होता है। वाष्पीकरण में तापमान मिला, थोड़ी ऊष्मा मिली, गर्म हुआ, वो वाष्प में चेंज हो गया। तो आज से हमें लगता है आप लोग को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कि क्वथनांक और वाष्पीकरण में क्या अंतर है। उसके बाद आता है हिमांक। हिमांक क्या है? द्रव, कोई भी द्रव पदार्थ जिस ताप पर कोई भी द्रव पदार्थ जिस ताप पर ऊष्मा का परित्याग कर देगा, अपने अंदर की ऊष्मा का त्याग कर देगा और जम जाएगा। कोई भी द्रव पदार्थ जो अपने अंदर की ऊष्मा का परित्याग करके और जम जाएगा, वह उस ताप को, उस पदार्थ का हिमांक कहते हैं। तो बर्फ़ का हिमांक जो है 0 डिग्री सेल्सियस है, अर्थात बर्फ़ का गलनांक भी 0 डिग्री सेल्सियस है और बर्फ़ का हिमांक भी 0 डिग्री सेल्सियस है। बर्फ़ का गलनांक हमने देखा, दो चीज़ सेम है कि बर्फ़ का गलनांक भी 0 डिग्री सेल्सियस है और जल का हिमांक भी 0 डिग्री, अर्थात बर्फ़ जो है पिघलता भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है और बर्फ़ जमता भी 0 डिग्री सेल्सियस पर है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री है। जल एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, अर्थात क्या कहते हैं, हमारे वायुमंडल में वाष्प के रूप में, हमारे पहाड़ों पर, चट्टानों पर बर्फ़ के रूप में और नदियों में, समुद्रों में, झीलों में द्रव के रूप में पाया जाता है। तो जल एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो हमारी पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में उपलब्ध है, उपस्थित है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, इसके लिए लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।